अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ननद की चालबाजियों के बारे में है। आज का दिन गो के मामूल की तरह आम सा था, मगर सुबह ही सुबह ताई अम्मा की बेजारी से भरी डांट डपट और फिटकार उसे ऊपर तक सुनाई दे रही थी। यकीनन रमना भाभी की शामत आई हुई है। उसने रीलिंग से नीचे झांकते हुए सोचा, जहाँ से नीचे के लाउंज का नजारा साफ नजर आ रहा था। हस्बे मामूल ताई अम्मा अपनी तस्बीह लिए तख्त पर बैठी थी। चेहरे से नागवारी हवीदा थी। वो दुपट्टा शानों पर फैलाती नीचे उतर आई। सुबह बखैर ताई अम्मा। सुबह बखैर, जीती रहो बच्ची। न जाने क्या पढ़कर उस पर ताई अम्मा ने दम किया था। उसने नजरअंदाज करते हुए मतलाशी नजरें रमना भाभी की खोज में लगा दी। सामने किचन में भी वो मौजूद न थी। भाभी कहाँ है ताई अम्मा? गई हैं बच्चे के कपड़े बदलवाने। इधर नाश्ते को देर हो रही है, उमर को ऑफिस जाना है। एक आलमे बेजारी में उन्होंने दुखड़ा रोया था। शिजा खामोश हो गई। घड़ी उस वक्त 7:45 बजा रही थी और इतना तो वो भी जानती थी कि यहाँ 8:15 बजे से पहले नाश्ता करने का रवाज नहीं। उमर भाई भी 8:45 निकलते हैं। आपके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। कुछ सोचकर वो उठने लगी। हाँ ले आओ बेटा, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। कल मेरी बच्ची क्या आई, बहू बेगम के चेहरे के जाविये ही दुरुस्त नहीं हो रहे। ठीक कहती है फाइका, रमना को तो घर और घरदारी में जरा दिलचस्पी नहीं। कोई काम ढंग का करती है ना वक्त पर करती है। अपनी बेटी फाइका का जिक्र करते हुए ताई अम्मा ने फिर से रमना भाभी की कसीदा ख्वानी शुरू कर दी। शिजा से ज्यादा बर्दाश्त न हो सका तो कह ही उठी, असल में ताई अम्मा, रात फाइका बाजी गई भी तो 1:30 बजे थी ना। ऐसे में उनके साथ बैठना भी जरूरी था, नहीं तो वो बुरा मानती। अब जाहिर है कि उनके जाने के बाद ही सारा घर समेटा था। उसमें 2:30 आराम से बच गए भाभी के। सुबह उठना तो फिर वाकई मुश्किल हो ही जाता है ना। ऊपर से फाइका बाजी के बच्चे भी जरा टिक कर नहीं बैठते। ताई अम्मा महज उसकी ताई ही नहीं, खाला भी थी। अम्मी की डेथ के बाद उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। खासी लाडली थी वो उनकी। उसकी हर बात वो बड़ी आसानी से सुन लिया करती थी। सो इस वक्त फाइका बाजी को दरपर्दा बुरा भला कहकर भी उसे कोई खौफ न था, और हस्बे आदत ताई अम्मा उसकी बात पे दिल ही दिल में कायल भी हो गई, ताहम जाहिर ना किया। बच्चे तो सारे ही शरीर होते हैं ना, तुम खुद बचपन में ऐसी ही थी। तब तो रमना भाभी की तरह आप भी हलकान रहा करती होंगी ना। वो मुस्कुरा कर ताई अम्मा के गले से लटक गई। लो, कोई कम तंग होती थी मैं? बेचारी तुम्हारी फूफो जब तक हमारे साथ रही सारा घर वही संभालती थी। मुझे तो फाइका, उमर और नसर के बाद तुमसे फुर्सत ना मिलती थी। पुराने दिन याद करते हुए ताई अम्मा की आंखें हमेशा की तरह जगमगाने लगी थी। और बेचारी रमना भाभी को देखें, उन्हें तो कोई हेल्पर भी दस्तयाब नहीं ना। मैं कॉलेज से आकर सो जाती हूँ, शाम में कोचिंग चले जाना। आप खुद बीमार हैं, उस पर 3-3 बच्चे जिनको स्कूल भेजना संभालना दुनिया के मुश्किल तरीन काम है ना। मगर आफरीन है भाभी पर, तमाम काम सहूलत से कर लेती हैं। घर अलग जगमग जगमग कर रहा होता है, पूरा मोहल्ला रश करता है ताई अम्मा आपके इंतखाब पर। रसान से कहते हुए उसने बात का रुख हस्बे पसंद मोड़ की तरफ कर दिया था। ताई अम्मा कानों की कुछ कच्ची थीं। उसकी बात और सताइशी अंदाज पर मुस्कुराने लगी। हाथ तो छान फटक भी तो कितनी की थी मैंने, मानो जूतियां घिसा दी थीं। जब कहीं जाकर रमना पसंद आई थी मुझे, घरेलू और सादा सी। पानदान अपनी तरफ खिसकाते हुए वो जरा देर पहले वाला अपना बयान बिल्कुल भूल चुकी थी। हाय मेरी भोली भाली ताई अम्मा, सच में अगर फाइका बाजी आपको उल्टी सीधी पटियां पढ़ा कर भाभी के खिलाफ जहर ना भरे ना, तो आप दुनिया की बेहतरीन सास साबित होती। मुस्कुराते हुए उसने ताई अम्मा का झुका चेहरा देखा, जिस पर दिल में कदूरत और कीना ना होने के बाइस नूर उतरा हुआ था। फितरतन वो बेहद सादा लो थी। फाइका बाजी के जवान होने तक उन्होंने बिला तफरीक मोहब्बत बांटी थी। खलूस ऐसा कि खानदान में मिसाल दी जाती। कुशादा दिली, मेहमान नवाजी और अकरबा परवरी उनकी आला सिफात में से थी। मगर जू फाइका बाजी उनकी मुशीर खास बनती गईं, ताई के दिल में कीना और कदूरत तो ना पैदा हुई, ताहम वो लोगों से फिर उस तरह खलूस और बेतकल्लुफी से ना मिल सकी। फाइका बाजी उन्हें दुनिया का मतलबी चलन सिखाकर उनकी सादगी को ख़त्म कर देना चाहती थीं,
मगर इससे पहले ही उनकी शादी हो गई। ससुराल उनके टक्कर ही की थी के बावजूद इंतहाई चालाक और हाजिर जवाब होने के उनकी वहां एक न चल सकी, सो सारी कसर इधर ही निकलती। फायका बाजी जब यहाँ आती तो भाभी और अपनी माँ को अच्छे से रहता देखकर रश्क और हसद उन्हें अपनी लपेट में ले लेता। मैके में उन्हें अपनी जगह नजर न आती, सो उन्होंने धीरे धीरे भाभी और माँ के दरमियान नफरत का बीज बो दिया। हत्ता कि उमर भाई को भी खूब वर्गलाया, जिसका के खातिर ख्वाह नतीजा निकला था। शिजा उमर में तो फायका बाजी से बहुत छोटी थी, मगर बचपन से उन्हें देखा था और ताई अम्मा की मुशावरत के फराइज जिस तरह उन्होंने निभाए थे वो उससे गाफिल न थी। छोटी थी, कुछ समझती न थी, मगर जूं जूं बड़ी होती गई फायका बाजी का किरदार उसकी आंखों के आगे खुलता गया। मगर वो क्या कर सकती थी, फायका बाजी की फितरत को बदलना किसी के इख्तियार में ना था, सो इसलिए दूसरी जिम्मेदारी संभाल ली, यानी वकालत की जिम्मेदारी, जो न जाने कैसे उसके कंधों पर डाल दी गई थी। फायका बाजी के जाने के कई दिन बाद तक उसे ताई अम्मा की ब्रेन वॉशिंग करना पड़ती थी, और जो ही वो वापस अपनी फितरत पर लौटने लगती, फायका बाजी फिर से आकर सब कुछ तख्तो ताराज कर देती। कल भी वो 2 हफ्ते बाद आई थी, मगर अगले कई दिन के लिए रमना भाभी पर अरसा हयात तंग करने के सारे हथकंडे इस्तेमाल करके गई थी। वो कुछ देर और ताई अम्मा के पास बैठी उसी तरह की बातें करती रही और फिर उठाई। इस दौरान भाभी भी किचन में वापस आ चुकी थी। 2 बड़े बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जबकि छोटा फहद, जिसे सब भाभी का मोनोग्राम पुकारते थे, उनके कंधे से लगा हुआ था। अरे तुम भी आ गई, बस 2 मिनट जरा ठहरो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। शिजा को देखकर उनके हाथ तेजी से चलने लगे थे। वो उनकी मदद कराने लगी। फहद उससे काफी अटैच था, इसलिए उसके कंधे पर सवार हो चुका था। टेबल पर नाश्ता लगाने के बाद उसने नसर के कमरे में झांका, जो आईने के सामने खड़ा बाल बनाते हुए गुनगुना रहा था। देखते ही उसने शोर मचा दिया, जल्दी करो नसर, तुम्हारी बारात नहीं है आज, रोज तुम्हारी वजह से मुझे देर हो जाती है। फिक्र ना करो, वक्त पर पहुंच जाएंगे, ब्रश बिस्तर पर फेंकते हुए उसने इत्मीनान से कहा, तो वो उसे घूरती हुई उसकी घड़ी, जुराबें और टाई वगैरह तलाश करने लगी, क्योंकि अगले 10 मिनट तक उसको कुछ नहीं मिलने वाला था, ख्वाह कितना ही तलाश करता। थैंक्स, वैसे तुम्हें इस तरह काम करते देखकर सोचता हूँ, जब इस कमरे में तुम आ जाओगी तो जिंदगी में भला क्या तब्दीली महसूस होगी। क्यों ना कोई और लड़की देखूं। यकीनन उसे जलाने के लिए वो मुस्कुराकर आईने में उसके उभरते अक्स को देखकर बोला था। निशाना ठीक लगा था। वो गुस्से से गुर्राने लगी। देखो तो जरा, आंखें ना निकालनी तो शिजा नाम नहीं मेरा। इतना गुस्सा, तुम तो पक्की लड़ाका हो शिजा, मेरा मुस्तकबिल तो फिर तारीख ही हुआ ना। वो उसे तासुफ से देखकर अफसुर्दगी से बोला तो वो और बिफर गई। हाँ तो ले आना कोई और रमना भाभी जैसी मस्कीन और अल्लाह ताला की गाय, जो ताई अम्मा के ताने और फायका बाजी की सियासत की नजर होती रहे। उसे गुस्सा उन पर ही था, इसलिए उलट पड़ी थी। नसर कदरे चौंक कर मुड़ा तो संजीदा था। वो मेरी बड़ी बहन है और तुम्हारी होने वाली ननद, अभी से झगड़े मत शुरू कर दो। बहन तो वो मेरी भी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरी जिंदगी में आग लगाने का उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गया है। सुन लो नसर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर तुमने भी उनका साथ दिया जैसे कि उमर भाई करते हैं ना, तो तुम्हारी और अपनी जान में एक कर दूंगी। हस्बे मामूल उसकी धुआंधार तकरीर और धमकियां जारी थीं। नसर कान लपेटे सुन रहा था कि रमना भाभी ने अंदर एंट्री दी। खैरियत, किस बात पर इस कदर धमकाया जा रहा है भाई मेरे देवर को? नर्म नर्म सी मुस्कुराहट लबों पर लिए उन्होंने आते ही सवाल जड़ दिया। नसर फौरन उनके पास जाकर खड़ा हुआ। मोहतरमा कहती हैं शादी के बाद अलग घर लूंगी, जिठानी का साथ मंजूर नहीं, ये मसला है भाभी। वो सांप की तरह केंचली बदल गया था। शिजा ने पहले तो हैरत से आंखें फाड़ी, फिर साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उसे खींच मारा। बचपन की प्रैक्टिस थी, निशाना खता नहीं गया, और यूं जरा देर में नसर और उसके दरमियान झगड़ा अदालत आलिया में पेश हो चुका था। इसलिए किसी ने भी उनका साथ ना दिया और रमना भाभी चुपके चुपके हंसती रही। उस शाम वो सोकर उठी तो भाभी का चेहरा उसे कुछ उतरा सा महसूस हुआ। खिलाफे तवक्का वो कपड़े तब्दील किए बगैर इधर उधर काम करती फिर रही थी। वो उनके पास चली आई।
क्या हुआ भाभी, आज तो आप अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी ना? हाँ शिजा, मगर अब नहीं जा रही। रुख मोड़कर उन्होंने चेहरा छुपा लिया। लेकिन क्यों भाभी? आज तो आपकी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं ना तारीख तय करने। वो मोतजिब सी घूमकर उनके सामने आ खड़ी हुई, जिनकी पलकें कदरे भीगी हुई थी। हाँ, मगर आज फाइका बाजी रात के खाने पर आ रही हैं। अम्मी ने जाने से मना कर दिया है। ताई अम्मा के इनकार के बारे में बताते हुए उन्होंने कसदन सर झुका लिया था। शिजा का तो खून खोल उठा। अभी परसों ही तो फाइका बाजी होकर गई थी और उस रोज इत्तफाकन भाभी ने खुशी में अपने जाने का प्रोग्राम उन्हें बता दिया था। कई सालों की मंगनी के बाद अब उनकी बहन की शादी की तारीख तय हो रही थी, इसलिए उनकी मुसर्रत दीदनी थी। ओह आई सी। फाइका बाजी की चाल समझकर वो तासुफ और रंजीदगी से रमना भाभी को देखने लगी। तो गोया आप नहीं जाएंगी? कदरे तवक्कुफ से सवाल किया तो जवाब नफी में मिला। बहुत बुज़दिल हैं आप भाभी। एनीवे ठहरे, मैं खुद उमर भाई और ताई अम्मा से बात करती हूँ, शिजा ने फैसला कुन लहजे में कहा और भाभी का रोकना नजरअंदाज करती वो निकल गई। फाइका बाजी आज आएंगी ना, इसलिए मेरा प्रोग्राम है सी व्यू चलेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही वो ताई अम्मा को लाइन पर ला रही थी। मगर गाड़ी तो सिर्फ एक है, रमना और बच्चे ही बैठ जाते हैं उसमें, तो फाइका बच्चे और दामाद मियाँ कहाँ समाएंगे? ताई अम्मा इनकारी थी। हाँ तो भाभी को ले जाने की क्या जरूरत है, उन्हें तो जाने देना आप उनके मेके, हम सब जाएंगे सी व्यू पे। वो होशियारी से बोली तो ताई अम्मा एक लम्हे को सोच में पड़ गई और वो एक लम्हा ही उसके लिए काफी था। फिर वही हुआ जो उसने चाहा था। फाइका बाजी आई तो झुलस कर रह गई। ताई अम्मा ने खुशी खुशी सी व्यू का प्रोग्राम बताया तो भी उनका बिगड़ा मूड ठीक न हुआ। ताहम साहिल पर नसर के साथ चलते हुए उन्हें दूर खफा खफा बैठा देखकर उसका दिल जरूर पुरसकून हुआ, जो वापसी पर रमना भाभी के मुसर्रत से जगमगाते चेहरे को देखकर कुछ और खिल गया। नसर उसकी महारत का कायल हो गया था। इस बार भी उसे सताइशी नजरों से देखकर रह गया और वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा सी हो गई। उधर इम्तिहान खत्म हुए और इधर नसर और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस मर्तबा भी फाइका बाजी ने हर मामले में ज़बरदस्ती अपनी राय ठूंसने की कोशिश की, मगर अब की बार उनका मुकाबला शिजा से था, जिसने ताई अम्मा को मुट्ठी में लेने का गुर खुद उन्हीं से सीखा था और अब ये शागिर्द उस्ताद के भी कान कुतरता था। शुरू का कुछ अरसा बेहद अच्छा गुजरा। नसर की जॉब तो कोई खास नहीं थी, मगर शिजा के वालिद ने उन्हें शुमाली इलाका जात के तफरीही टूर पर भेज दिया। पूरा महीना गुजारकर जब वो पलटे तो उसे एहसास हुआ इस दौरान फाइका बाजी अपना काम कर गई थी। अब वो बहू थी, लाडली ले पालक बेटी नहीं, सो उसे फूंक फूंक कर कदम रखने थे और उसने ऐसा ही किया। ताहम फिर भी फाइका बाजी का काम ज्यादा पुख्ता रहा, हत्ता के नौबत तल्ख कलामी तक आ पहुंची। आप प्लीज अपने घर के काम से मतलब रखा करें, हमें क्या करना है ये हम खुद देख लेंगे। उस शाम वो नसर के सामने घूमने के लिए निकल रही थी कि फाइका बाजी चली आई। उनका ख्याल था कि शिजा ठहर जाएगी, मगर वो अल्लाह हाफिज कहकर आगे बढ़ने लगी थी। फाइका बाजी इस रवैये की आदी नहीं थी, साफ साफ उससे सुना गई, जवाब में वो भी चूकी नहीं थी। नसर ने उसे डपट दिया, अब कम से कम बड़ी बहन को तो कुछ कह नहीं सकता था। शट अप शिजा, बड़ी है बाजी तुमसे, तुम्हें कोई लिहाज है भी कि नहीं? नसर का गुस्से में इतना कहना ही गजब ढा गया। वो 1 मिनट में उससे दूर जा खड़ी हुई और जब बोली तो सबने सुना। मुझे कितना लिहाज है ये बताना जरूरी नहीं, जबकि खुद तुम्हारी बहन की क्या हरकतें हैं कौन गाफिल है इससे। ये अकलौती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी खातिर मेरी बेइज्जती करो। मैं भी अपने बाबा की अकलौती बेटी हूँ। जिस तरह ये अपने घर के फैसले खुद करती हैं, उसी तरह मैं भी खुद करूंगी। बेटी घर से चली जाए तो मेहमान बन जाती है और मेहमानों को इतना हक बहरहाल नहीं होता कि वो दूसरों के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करें। हालत गैज में उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। नसर पस्त होने लगा तो वो शदीद गुस्से में फाइका बाजी की तरफ मुड़ी, जो इस रद्द अमल के लिए तैयार न थी। रमना भाभी को जेर करते करते आपको ये एहसास ही नहीं रहा कि हर लड़की रमना नहीं होती। आप न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं कि अपने भाइयों के घर में सुख और सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूं ही आपको इत्ला मिलती है कि भाभी या मैं कहीं जा रहे हैं, आप कसदन चली आती हैं
اور چاہتی ہیں کہ ہم سب کام ترک کر کے آپ کی خدمت میں لگ جائیں، جبکہ آپ کے اپنے گھر میں یہ حالت ہے کہ شادی شدہ نندوں کی آمد پر خود کمرے میں جا کر بند ہو جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتی ہیں، کیونکہ آپ خود ڈسٹرب ہیں۔ کھرے لہجے میں وہ ایک عالم تیش میں سناتی جا رہی تھی۔ ارے دیکھ رہے ہو نصر، یہ کس سے زبان درازی کر رہی ہے؟ فائقہ باجی کوئی راہ فرار نہ پا کر نصر کی طرف مڑی۔ انداز سراسر ورغلانے اور اکسانے والا تھا۔ وہ کیا مجھے دیکھیں گے؟ دیکھنا تو آپ کو چاہیے۔ آپ نے خود کبھی اپنی نندوں اور ساس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، اس لیے آپ کو اپنا گھر قید خانہ لگتا ہے۔ وہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو گھبرا کر آپ یہاں آ جاتی ہیں، اور یہاں آ کر آپ کی گھٹیا سوچ آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ اس گھر میں بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں، تو آپ نے جان بوجھ کر بھابھی اور تائی اماں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے دور کیا، تو اب آپ میری زندگی دشوار بنانے چلی آئی ہیں۔ جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس میں آپ کی قسمت اور خود آپ کی فطرت کا ہاتھ ہے فائقہ باجی۔ مجھ سے یا بھابھی سے بدلہ لینے سے آپ کو شاید تسکین تو مل جائے، مگر یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پلیز جا کر اپنا گھر بسائیں، دوسروں کا نہ اجاڑیں۔ یہ سب کچھ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی تو چپ ہو گئی۔ اس دوران سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ تائی اماں نے بے یقینی سے بیٹی کی طرف دیکھا، مگر وہ اس قدر شرمندہ تھی کہ نظر جھکائے دروازے کی طرف بڑھی۔ سب لوگ بے چین سے ہو کر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ شیزا نے ہی انہیں پکار لیا۔ وہ کچھ حیرت سے ٹھٹکیں تو وہ ان کے قریب چلی آئی اور ان کا بازو تھام لیا۔ زندگی مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے فائقہ باجی، دوسروں کو خوشی دینے سے خود کو بھی خوشی ملتی ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، ذہین ہیں، اپنی ذہانت کو رشتے جوڑنے میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں سے ملو، ان سے قطع تعلق نہ کرو، اگر کوئی لڑے تو صلح کرا دو۔ صلہ رحمی اسلام کا اہم فریضہ ہے، ہم سب کو مل کر اسے ادا کرنا چاہیے۔ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تعلق قطع کر لیتا ہے۔ اس کے لہجے میں نصیحت کے ساتھ عاجزی بھی تھی۔ فائقہ باجی مزید پشیمان ہونے لگی۔ جو کچھ تم نے کہا میں نے شاید لاشعوری طور پر ایسا کیا ہو، مگر یقین مانو میں نے دل سے کبھی کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہا شیزا۔ تم سے یا رمنا سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری، پھر بھی اگر تم لوگ ہرٹ ہوتے ہو تو میں معافی۔ پلیز فائقہ باجی۔ رمنا اور شیزا بیک وقت عاجزی سے انہیں ٹوک گئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا اسے بھلا کر جینے میں غالباً زیادہ مزہ ہے، کیا خیال ہے حضرات؟ نصر یکدم ہی بول اٹھا تھا۔ ابو، عمر بھائی اور چچا جان کے علاوہ تائی اماں بھی مسکرا دیں تو ماحول یکدم ہی بدل گیا۔ چلو آج سب مل کر ہی باہر چلتے ہیں، انجوائے کریں گے، عمر بھائی نے تجویز پیش کی جو سب نے قبول کی۔ فائقہ باجی البتہ بہت نادم سی تھیں۔ شیزا نے حسب عادت ان کی برین واشنگ کر کے ان کا منہ ٹھیک کر دیا، تاہم واپس آنے پر نصر نے اس کی کمرے میں لے جا کر خوب کھچائی کی تھی۔ فائقہ باجی کے سامنے جس طرح اس نے نصر کو سنائی تھی وہ بھولا نہیں تھا۔ آئندہ میں ایسا رویہ برداشت نہیں کروں گا شیزا، آئندہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا ہی نہیں نصر۔ جواباً وہ اطمینان سے چہرے پر لوشن ملتے ہوئے بولی تو نصر نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اس گھر میں انشاءاللہ کوئی کسی سے نہیں لڑے گا، رشتوں کی نازک ڈوریاں سلجھ چکی ہیں۔ میں اس وقت غصے میں آ گئی تھی، سوری فار دیٹ، رسانیت سے کہتے ہوئے وہ اعلیٰ ظرفی سے معذرت کر گئی تو نصر نے دل سے سب کچھ بھلا دیا، اور بھلا تو نصر نے بھی دیا تھا جب شیزا نے فائقہ باجی سے معذرت کر لی تھی، مگر پھر بھی واپسی پر فائقہ باجی اپنی عادت سے مجبور نصر کو ورگلا گئی تھی، اور اس کا اثر تو ہونا ہی تھا۔ شیزا یہ سب جانتی تھی، اس لیے معاملہ فہمی سے کہہ کر نصر کے پہلو میں آ بیٹھی۔ زندگی کو گزارنے کا گر اس نے سیکھ لیا تھا، اب کوئی ڈر نہ تھا۔